अब से ठीक 1 घंटे के बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और धामी के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री होंगे। सिर्फ इंडिया टीवी के पास पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों की पूरी लिस्ट है। सतपाल महाराज एक बार फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। मसूरी से गणेश जोशी मंत्री बनेंगे। सुबोध उनियाल का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल है। इनके अलावा धन सिंह रावत को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। अल्मोड़ा से रेखा आर्या, बागेश्वर से चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा, इनका भी मंत्री बनना तय है और आज आप इनको शपथ लेते हुए देखेंगे। एक बैलेंस मंत्रिमंडल इसे कहा जा सकता है, जिसमें अनुभवी चेहरे भी हैं, युवा चेहरे भी हैं, नए डायनामिक्स अब देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के इस मंत्रिमंडल में। एक छोटा सा कमेंट इस पर शिवम आपका भी कि ये जो मंत्रिमंडल का पूरा स्वरूप दिखाई दे रहा है, रेखा आर्य हो गए, सौरभ बहुगुणा हो गए, चंदन रामदास, सतपाल महाराज जैसे सीजन्ड बड़े जो उत्तराखंड के चेहरे हैं, उनका भी नाम हो गया। किस तरीके का ये मंत्रिमंडल दिखाई देता है? मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था इतने लोगों का, लेकिन हाँ, जो लोग नहीं हैं उनका ना होना एक चौंकाने वाली खबर हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कुछ है तो वो ये कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है कि जब किसी नेता को हारने के बाद भी उस नेतृत्व ने वापस लाया है। मैं मानता हूं इस देश में आज के युवा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, यह मैसेज बहुत साफ है कि अगर आप पार्टी के साथ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के साथ हैं, तो वो आपको बैक करेंगे किसी भी लेवल तक जाकर। एग्जाम्पल देता हूं, हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में आज तक सिर्फ 2 नेता रिपीट हुए हैं। उनमें से है पहले अरुण जेटली, जिनका स्टैचर कुछ और था, और आज पुष्कर सिंह धामी। अदरवाइज इसके अलावा कभी आप कोई ऐसा नेता नहीं देखेंगे जो हारे हों और इमीडिएटली उनको एक कोई पोजीशन दिया गया हो या रिपीट किया गया हो। इसके पीछे मैसेज बहुत साफ है, आपने पार्टी के लिए काम किया, आप उत्तराखंड में एक एग्जाम्पलरी ऐतिहासिक मैंडेट लेकर आए, तो उसके बाद पार्टी ने आपको बैक किया। आपके बड़े नेता आपको बैक करते हैं। सीट हारने के बाद भी जिस तरीके से उनको दोबारा लेकर आया गया, बहुत शानदार। और मुझे लगता है एक युवा के लिए इससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती। दूसरा, जो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में, यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि जो धामी जी की क्वालिटी है वो ये कि इतना बड़ा हैवीवेट मंत्रिमंडल है उनके पास, सब बड़े बड़े नेता हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं और सांसद भी जो है वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। उसके बाद भी केंद्रीय नेतृत्व मानता है कि एक युवा उस स्टेट को चला भी सकते हैं जिस स्टेट में चीफ मिनिस्टर रिपीट होने की रिवायत नहीं है। उनको रिपीट फिर से किया भी जा सकता है, हारने के बाद भी उनके पीछे खड़ा हुआ जा सकता है। और यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में। जहां लोगों को खींचा जाता है, यहां पर एक बड़ी लीडरशिप अपने युवाओं को बैक करती है, आगे लेकर आती है। और मुझे लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी और फिटमेंट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे दबाव रहे होंगे। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी बता भी रहे थे कि कैसे लॉबिंग भी हो रही थी कि पुष्कर सिंह धामी किसी तरह मुख्यमंत्री ना बने। ऐसे भी लोग जो है कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद पुष्कर सिंह धामी का नाम ही आगे करना प्रधानमंत्री का निर्णय रहा। चुनाव वो हारे, इसके बावजूद हमें याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उसके बाद बात हो रही थी कि क्यों बदलना पड़ा मुख्यमंत्री। उस वक्त यह बताया गया था कि उनको चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत वक्त बाकी नहीं रह गया। लेकिन अब आप अपने चीफ मिनिस्टर को दोबारा चुनाव लड़ाएंगे, इसके लिए भी पार्टी तैयार है। इसका मतलब बहुत पुरजोर बैकिंग पुष्कर सिंह धामी के पास मौजूद थी। देवेंद्र जी निश्चित तौर पे, और उसके पीछे सौरभ सबसे बड़ी वजह ये थी कि तीरथ सिंह रावत को जब हटाया गया था, या हटे थे, तकनीकी तौर पे कहें कि हटे थे लेकिन असल में हटाया गया था, तो उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि उसके बाद पार्टी के नेतृत्व ने यह तय किया था और शीर्ष स्तर पे यह तय हुआ था कि अगला मुख्यमंत्री उसे बनाया जाना है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखे अगले 10, 15, 20 साल तक। और उस लिहाज से सौरभ बाकायदा जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यू और स्कैनिंग होती है, वो तरीका अख्तियार किया गया था। और तब दिल्ली में उत्तराखंड से 3 नेताओं को स्कैनिंग करने के बाद बुलाया गया था। उन 3 नेताओं में पुष्कर सिंह धामी के अलावा धन सिंह रावत और रितु खंडूरी भी थे। और उस समय तीनों से मिलने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला किया कि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं पिछले टर्म की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सीएम बनने के बाद जो 6 महीने का तकरीबन उनका काम करने का उनको जो मौका मिला था, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने संगठन में जान फूकी, संगठन के लोगों में निराशा या निष्क्रियता जो थी उसे दूर करने की कोशिश की। और एक और दिलचस्पी सौरभ मैं आपको बताऊं कि चुनाव से 2 महीने पहले पार्टी के शीर्ष स्तर से पुष्कर सिंह धामी को ये कहा गया था कि हमारा जो फीडबैक है, खटीमा में आपके खिलाफ माहौल है। पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को स्वीकारा था कि खटीमा में पिछली बार भी बहुत मुश्किल से जीत मिली थी, वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है और इस बार भी मुश्किल होगा।
तब पार्टी की तरफ से उन्हें यह कहा गया था कि आप चाहे तो अपनी सीट बदल लें। और बाकायदा सौरभ, देहरादून की एक बहुत ही सेफ सीट के बारे में का ऑप्शन भी उनको दिया गया था कि आप इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तब पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के शीर्ष स्तर पर यह कहा था कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सीट वो बदलते हैं तो फिर इसका मैसेज बहुत खराब जाएगा, खासतौर पर कुमायूं रीजन में जहाँ से वो आते हैं, और ये चीज़ पार्टी की दूसरी सीटों पर बुरा असर डाल सकती है। बेहतर यही होगा कि उसी सीट पे वो मेहनत करें और अंत के दिनों में कुछ दिन वो कैंप कर लेंगे और सीट निकाल लेंगे। थोड़े मार्जिन से ही निकाल पाएंगे, लेकिन सीट निकाल लेंगे। ये भरोसा उन्होंने दिया था। उसके बाद जाहिर तौर पे पार्टी नेतृत्व को ये बात समझ में आई होगी कि पार्टी का हित ध्यान में रखते हुए अगर ये खतरनाक स्टेप उठा रहे हैं, अदरवाइज आमतौर पर नेताओं के अंदर एक प्रवृत्ति रहती है कि सभी भागते हैं एकदम सेफ सीट की तरफ। पुष्कर सिंह धामी ने जब पार्टी के शीर्ष स्तर को दूसरा फीडबैक दिया और ये बताते हुए कि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो निश्चित तौर पर इस बार जब उनका नाम चयन किया गया उसमें वो भी एक फैक्टर रहा होगा कि उन्होंने पार्टी के हित का ध्यान में रखा। और जाहिर तौर पे जब नरेंद्र मोदी फैसले लेते हैं तो वो इस लिहाज से फैसले नहीं लेते कि 6 महीने या 1 साल के लिए फैसले लेते हैं। उनके आप अनेक फैसले को देखेंगे तो वो बहुत दूर की सोच के फैसले लेते हैं, और उस लिहाज से उस स्कीम ऑफ थिंग्स में पुष्कर सिंह धामी जाहिर तौर पे कंटिन्यू कर रहे थे। ये चीज़ बहुत आसान हो गई सौरभ की। मुझे लगता है कि परसेप्शन के लिहाज से ये मैसेज तो भले ही होगा कि ये दिल्ली से फैसला किया गया, लेकिन तकरीबन 40 विधायक ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली को ये फीडबैक दिया था कि पुष्कर सिंह धामी को हारने के बावजूद उन्हें रिपीट किया जाए। 6 विधायकों ने तो बाकायदा इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी के फेवर में गई और फैसला करना दिल्ली के लिए ज़्यादा आसान रहा होगा। सौरभ, बिल्कुल। एक बार हम आनंद का भी रुख कर लेते हैं। आनंद इस वक्त देहरादून के उसी ग्राउंड से जुड़े हुए जहां पर आज का ये पूरा कार्यक्रम होना है। दोपहर 2:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। हम तस्वीरें हमें दिखाएं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। कितने लोगों की कैपेसिटी के लिए तैयारी की गई है? जो 3 मंच आप बता रहे थे उसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो होगा ही, विधायक भी जो जीत कर आए हैं उन्हें भी जगह दी जाएगी, लेकिन इसके अलावा क्या विपक्ष के भी कुछ बड़े चेहरों को, जो उत्तराखंड के बड़े चेहरे हैं, उन्हें भी न्योता दिया गया है समारोह में? खड़े रहे बच्चों की असीम साहस, त्याग और बलिदान। देखिए, ये परिपाटी होती है कि जो विपक्ष के बड़े नेता होते हैं उनको भी न्योता दिया जाता है शपथ ग्रहण समारोह में आने का। अब वो कोष में से कौन आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरे पीछे जो छोटा सा मंच देख रही है, इसमें जो आप देख रही है तमाम ये विधायक है उत्तराखंड विधानसभा के जो चुनकर आए हैं, इनके लिए ये छोटा सा एक मंच बनाया गया। ये यहाँ पे बैठ के शपथ ग्रहण समारोह को देखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको मुख्य मंच दिखाना चाहूंगा। मुख्य मंच पे 2 जिनको भी शपथ लेनी है, एक गणेश जोशी जो कि मसूरी से जीत कर आए हैं वो पहुंच गए, और धन सिंह रावत जो कि श्रीनगर से जीत कर आए हैं वो मुख्य मंच पे पहुंच गए। ये दोनों ही आज शपथ लेने जा रहे हैं मंत्री पद की, और इनके साथ साथ दुष्यंत गौतम भी जो कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ देर में बाकी विधायक जो कि मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और आपको मैं तीसरा मंच अगर दिखाऊं तो तीसरा मंच जो है वहाँ पे जो उत्तराखंड के और हरिद्वार के जो आसपास के जो बड़े साधु संत है उनके लिए ये लगाया गया है। वहाँ पे तमाम साधु संत हैं, वो गेरुआ वस्त्र में आप देख सकती हैं वहाँ मौजूद है। इसके अलावा आचार्य बालकृष्ण जो कि पतंजलि से वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इस ग्राउंड की बात करूँ तो इस ग्राउंड में 20 से 25 हजार कुर्सियाँ लगाई गई हैं लोगों के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनता के लिए जो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए आएंगे। और इसके साथ 2 बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई गई है कि अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है, कुर्सियाँ कम पड़ जाती है, तो जो लोग अंदर नहीं आ पाए वो LED स्क्रीन से बाहर से खड़े होकर भी इस शपथ ग्रहण समारोह को देख सकेंगे। और चूंकि मंच पर तमाम दिग्गज लोग मौजूद होंगे, देश के प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, तो ऐसे जाहिर तौर में आने वाले समय में कुछ देर बाद ये जो परेड ग्राउंड में पूरा भर जाएगा। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जो अंदर नहीं आ सके उनके लिए LED की स्क्रीन लगाई गई है। और कुछ देर में विधायक एक एक करके आने शुरू हो गए यहाँ पर जो शपथ लेने जा रहे हैं। कुछ नेता तो वहां पहुंच गए, आपने जैसा मंच पर दिखाया था, तो 3 बड़े मंच वहां पर गणेश जोशी और धन सिंह रावत जो है वहां पर नजर आ रहे हैं। जी, हमारे साथ बाकी और मेहमान भी हैं। संजीव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, जैसा अभी हर्ष जी बता रहे थे, 3 मुख्यमंत्रियों की अगर आप देखें, बात करें अगर आप, प्रमोद सावंत उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ और यहां पर पुष्कर सिंह धामी, तीनों 50 साल से कम उम्र के हैं, युवा हैं। और देवेंद्र भी कह रहे थे कि स्कीम ऑफ थिंग्स जो बीजेपी सोचती है या प्रधानमंत्री सोचते हैं मोदी की, ये जो लीडरशिप हो ये आपकी सेकंड रंग की लीडरशिप है। अगले 10, 15, 20 साल तक ये नेता होंगे आपके, ये अपने अपने चेहरों में, अपने अपने राज्यों में आपके चेहरे होंगे। तो एक लीडरशिप को ग्रूम करना वो जरूर दिख रहा है इस बार बीजेपी की रणनीति में। देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित बात है। इन भारत में 2 ही पार्टियां ऐसी हैं, एक पार्टी हाशिए पे है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, और दूसरी बीजेपी है जो इस तरह से सोच के एक रणनीतिक ढंग से, स्ट्रेटेजिक ढंग से आगे की अपनी राजनीति
तय करती है, आगे का रास्ता चुनती है, कौन नेता बनेगा। जो हर्षवर्धन जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही, तीनों 50 के नीचे हैं, और जिसका अगर दूसरा निष्कर्ष हम निकालें कि बहुत अच्छी पहल है, वो तो अब गिवन है, वो तो हम सब बात कर ही रहे हैं। लेकिन जो अब चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो गुजरात, हिमाचल और अगले साल के जो चुनाव होने वाले राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, जो सब स्टेट्स हैं, वहां पे जो एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप है, वो जो ज्यादातर 65, 70 या 70 के उस पार, मतलब जो चाहे कितनी भी ऊर्जावान हो और कितनी भी अभी भी मेहनती और एनर्जेटिक नजर आ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से कुछ लोग आज के शपथ ग्रहण समारोह में भी होंगे जो अपने को अगले इन स्टेट्स के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स मानते हैं। उनके लिए वो इसका कैसा आकलन कर रहे होंगे? क्या उनके दिमाग में खतरे की घंटियां बज गई होंगी? क्या वहां भी सेकंड, थर्ड लाइन उस तरह से डिसाइड की जा रही है? ये मैं ऐसी मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप और बाकी मेहमान जानते हैं कि उन राज्यों में उस लीडरशिप के लिए खतरे की घंटियां शायद बहुत पहले से बज रही हैं और कोशिशें भी हुई हैं। राजस्थान में संजीव जी नाम सोचने लगी कि और कौन कौन से नाम ऐसे हैं, क्योंकि पिछली मर्तबा भी जो नाम आगे चल रहा था वो नाम कब पीछे हो गया, ये खैर बीती बातें हो गई। आप अपनी बात रखें, पूरी करें। आपके शहर का नाम चल रहा था। जी इशारा वही था, बिल्कुल। अरे देवेंद्र से इस पर बात जरूर करनी चाहिए। देवेंद्र, ये बात सही है, आपने इन 3 राज्यों की हम लोग बात करें, ठीक है, युवा चेहरे दिए हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पार्टी देख रही है अपनी इस लीडरशिप के अंदर, लेकिन संजीव जी का सवाल ठीक है, बाकी राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में है या आने की गुंजाइश है, वहां जो एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप है, जो बरसों से बने हुए नेता हैं, क्या वहां सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप खोजने की तैयारी नहीं है? ऑलरेडी सौरभ हर जगह लगभग हो चुका है, और उसके लिए लगातार आप देखें तो पार्टी उसी दिशा में फैसले भी कर रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप सबसे पहले बिहार को लें। बिहार में आपने देखा कि सुशील मोदी, जो कि एकदम से बिहार बीजेपी के एस्टेब्लिश लीडर थे, उनको किस प्रकार से एक हद तक दरकिनार कर दिया गया और दिल्ली लाकर उनको बैठा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुकांता मजूमदार को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो जाहिर तौर पर उसके पीछे यही सोच थी, अपेक्षाकृत युवा नेता है दिलीप घोष का हटा के जब उनको बनाया गया था, उसके पीछे वही सोच थी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पार्टी जिस प्रकार से फंक्शन कर रही है, सार्वजनिक तौर पर भले ही आपको दिख रहा है, लेकिन पार्टी जिस प्रकार से फंक्शन कर रही है उसमें यह लगातार दिख रहा है कि वसुंधरा राजे के बजाय वहां पे जो दूसरे नेता हैं उनको आगे किया जा रहा है। उसमें सबसे प्रमुख नाम है वो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है। पिछले दिनों भी आपने देखा कि उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया था, केंद्र में मंत्री बनाया गया है, महत्वपूर्ण मंत्री हैं। राजस्थान के हर एक फैसले में उनका इन्वॉल्वमेंट रखा जा रहा है, ये पार्टी की तरफ से उनका कद बड़ा किया जा रहा है। जिसमें आपको कोई भी स्टेट ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पार्टी ये काम ना कर रही हो। और ये जैसा कि सौरभ मैंने पहले आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कह रहे थे, बार बार वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि पार्टी को इस दिशा में सोचना होगा। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और भी सोच दे रहे हैं पार्टी को, जिसका असर और जिसका नतीजा आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प होगा। पार्टी के नेता अभी उन सारे आदर्शों और सिद्धांतों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बैठकों में कहते हैं तो एक तरह से सहम जाते हैं सौरभ। और प्रधानमंत्री की कोशिश ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की जो एक पूरी सी मतलब घिसी पिटी परिपाटी जिसे कहते हैं, उसको बदलकर इसमें नयापन लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और सर मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि इसकी शुरुआत तब हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में राष्ट्रपति भवन में शपथ ली सौरभ, और उसके बाद पार्टी के तरफ से जिन लोगों को राष्ट्रपति भवन बुलाया जाना था, जब पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और जब उनमें से अधिकांश वही चेहरे गए गेस्ट के तौर पर, तब बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी संगठन के नेताओं से ये पूछा था कि ऐसा क्यों है कि एक ही चेहरे कार्यक्रम में बार बार आ रहे हैं, बाकी अन्य कार्यकर्ताओं को यहाँ आने का मौका क्यों नहीं मिल रहा। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी संगठन के इतनी बारीक चीज़ों पे ध्यान रख रहे हों कि हमारे कार्यक्रम में ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ सिलेक्टेड कार्यकर्ता ही बार बार इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात और कितनी माइन्यूट बात है। और उसके बाद ऐसा रहा कि बीजेपी अपना कोई भी फैसला करती है तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखती है, और जाहिर तौर पर जो बीजेपी का राजनीतिक सेटअप है उसमें भी इसकी प्रचुरता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।